सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। निज भाषा उन्नति अहे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है और यह कविता लंबी कविता है। इस पर 25 महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, जो कि 33 पद्यांश है। उनकी व्याख्या आपको करते नजर आएंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी पर वो जोरदार पैरवी करते नजर आएंगे। अपनी भाषा की उन्नति में ही सबकी उन्नति छिपी है, ये उनकी कविता का मुख्य मर्म है। और अगर मैं इसकी भाषा शैली की बात करूँ तो इसमें शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का सफल प्रयोग है। साथ साथ तत्सम और अर्ध तत्सम शब्दों का भी सम्मिश्रण इसमें किया गया है। शब्द चयन भावाभिव्यक्ति के अनुसार है। प्रसाद गुण पूरी कविता में शामिल है। दोहा छंद में इसका प्रयोग है। वर्णात्मक शैली है। आइए जान लेते हैं इन 25 पॉइंटों को। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, और ताकि ऐसे ही करके पेपर नंबर 2 MA हिंदी के प्रथम जो सत्र है उसके पेपर नंबर 2, जिसमें 1857 से लेकर के 1936 तक की कविताएं हैं, निज भाषा उन्नति यही लगी हुई है। साथ साथ स्कूली शिक्षा में भी 7th क्लास में ये लगी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे विश्वविद्यालयों में यह कविता पढ़ाई जाती है। तो मेरा उद्देश्य यहाँ इसका निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके उद्देश्य में मैं सफल हुई या नहीं। सबसे पहला है कि ये भारतेंदु की लंबी कविता है। 1877 में हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान हेतु उन्होंने रातों रात यह कविता लिखी थी। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है यह। इस कविता के माध्यम से भारतेंदु जी ने देश के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन करते नजर आते हैं। कवि ने कविता के माध्यम से देश और जाति के विकास के लिए वहाँ की मातृभाषा का विकास होना नितांत आवश्यक बताया है, क्योंकि अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा दूर नहीं की जा सकती। छठे मुख्य बिंदु में अपनी भाषा को शुद्ध और समृद्ध बनाने पर उन्होंने जोर दिया है। अपनी मातृभाषा को स्वयं पढ़े, औरों को पढ़ाए और पढ़ाने के साथ साथ लिखने पर भी उन्होंने जोर दिया है। हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत के अथाह खजाने का लाभ उठाना चाहिए। यानी किसी भी भाषा को उन्होंने रोकने की बात नहीं की है, लेकिन जो हमारे काम के शब्द हैं उनको ग्रहण करने की बात इन्होंने रखी है। एक उदारवादी दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है। जिस प्रकार कहा जाता है कि माँ सभी की एक होती है, मौसी, चाची, दादी सब होती हैं, तो ऐसे ही उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन माँ का स्थान कोई अन्य नहीं ले सकता। तो वही बात कहने की कोशिश भारतेंदु जी ने कही है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसके अलावा उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी का हमें आदर करना चाहिए, और सभी के जो अथाह खजाना है उनका शब्दकोश है उसका प्रयोग यथास्थिति कर लेना चाहिए। सभी अपनी भाषा का प्रचार कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। इसे राज दरबार की भाषा बनाना चाहिए। कहने का मतलब उस समय राज दरबार है, आज के समय में वो राजभाषा बनाने की बात कर रहे हैं। हे भारतवासियों, उन्होंने कहा है कि तुम सब एक होकर अपनी मातृभाषा हिंदी का विकास करो। अब हमारे पास देर करने का समय नहीं है। यदि समय हाथ से निकल गया तो पछताने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियाँ थी, भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था, और हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो जोड़ने का कार्य कर रही थी। विद्या अध्ययन के बिना हमारा आर्य समाज दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। यानी बहुत सारी चीज़ें आज भी जब हम पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें प्रासंगिक हैं। क्यों? अगर विकास के लिए हम मातृभाषा को जोर नहीं देंगे तो हमारी चाल ऐसी हो जाएगी, ना हम अपनी चाल चल सकेंगे, ना ही दूसरे की पहचान पाएंगे। यानी कम्युनिकेशन का ज़माना है, आज संप्रेषण का समय है। अगर हम अपनी भाषा पर जोर नहीं देंगे तो ना हम उस दूसरी भाषा के हो पाएंगे, ना अपनी भाषा के। तो बहुत ही यथार्थस्टिक
चित्रण उन्होंने किया है। विद्या अध्ययन यानी शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया है। शिक्षा ये ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी कमजोरी को बाहर निकाल सकते हैं। शिक्षा से ही जो प्रगति है उसके द्वार खुलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अंग्रेज अर्थ का दोहन कर रहे हैं, यानी वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज जो है वो हमारा धन लेकर के विदेश में जा रहे हैं, विदेश से कच्चा माल जो है यहाँ से ले रहे हैं और बना हुआ माल यहाँ पर बेच रहे हैं, तो हर तरफ से भारतीयों का ही शोषण हो रहा है, ये समझाने की उन्होंने कोशिश की है। दूसरी तरफ वो समझाते हैं कि हम भारतवासी हैं जो आमोद प्रमोद में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और आपसी शत्रुता के शिकार बनते जा रहे हैं। उन्होंने भारतीय समाज की कमजोरियों पर ध्यान दिलाया है। हम सब मिलकर जल्दी ही ज्ञान अर्जन का प्रयत्न, उन्होंने यानी समस्या नहीं बताई, उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है कि हम सबको मिलकर जल्दी ही ज्ञानार्जन करना होगा। खाली बातें करने का समय नहीं है, अपितु कुछ करने का समय है। आपसी फूट को छोड़कर आपस में एकता स्थापित करने तथा भारत माता के सच्चे सपूत बनने की प्रेरणा वो इस कविता के माध्यम से वो दे रहे हैं। अपने स्वार्थों से ऊपर उठने का संदेश भी यह कविता देती है। यह एक उद्देश्यपूर्ण कविता है जो राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता पर बल देती है और राष्ट्रभाषा ही हिंदी ही हो सकती है। शब्द संपदा, भाव संपदा को ग्रहण करने पर भी उन्होंने बल दिया है, चाहे वो किसी भी भाषा की क्यों ना हो। उन्होंने अपनी शब्द संपदा को, हम आज के समय की प्रासंगिकता में बताऊं तो YouTube पर हम शॉर्ट्स देख कर समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी ही भाषा को मजबूत नहीं कर रहे हैं, अपने शब्दकोश को नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें बोलने का मौका मिलता है तो उस समय पर हमारे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं होते हैं। तो यह संदेश वो उस समय दे रहे हैं और वो आज भी कितना यथार्थ है। आज भी हिंदी भाषा के लिए लोग हे दृष्टि रखते हैं कि इसे तो हिंदी आती है, लेकिन जब तक आपको अपनी माँ के ऊपर गर्व नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये बात उन्होंने कही है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी, अपने धर्म, अपने मान सम्मान, अपने कर्म और व्यवहार को बढ़ाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा के विशाल शब्द भंडार है, परंतु उसका उच्चारण ठीक नहीं है। अंग्रेजी भाषा में लिखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ और हैं। सभी जानते हैं कि अंग्रेज अंग्रेजी बोलना नहीं छोड़ते, तो भारतीय क्यों? यानी ये प्रश्न उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उठाया है और उस समय की यथार्थ स्थिति से उठाया है कि अंग्रेज जो है विदेश में आकर भी अपनी भाषा को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हम स्वदेश में होकर भी अपनी भाषा छोड़ने पर मजबूर क्यों हैं? ये प्रश्न उन्होंने उठाया है इस कविता के माध्यम से। और ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक भी है। प्रासंगिकता भी मैं साथ साथ आपको कवर कर रही हूँ कि आज भी हम अंग्रेजी के पीछे दौड़ रहे हैं, अंग्रेजी सीखने से मना नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन इतना ज़्यादा सम्मान देने की बात भी नहीं कर रही हैं। उससे हमें अच्छे शब्दों को लेना है और अपनी भाषा के सम्मान को नहीं छोड़ना है। आपसी शत्रुता और फूट के कारण ही भारतवर्ष का विनाश हो रहा है। एकजुट होने की बात उन्होंने कही है। बाल, वृद्ध, नर और नारी सभी को विद्या अर्जन करने पर भी उन्होंने जोर दिया है। इस प्रकार 25 पॉइंट इसके हैं। इसका मैं आपको भाषा की विशेषताएं बता चुकी हूँ कि ब्रज भाषा के साहित्यिक प्रयोग इसमें किया है। पूरी में प्रसाद गुण है और दोहा छंद है, वर्णात्मक शैली है। वो विद्यार्थियों को भी संबोधित करते हुए नजर आते हैं कि हमें जो दिन प्रतिदिन हमारा आर्य समाज जो है वो दुर्बल होता जा रहा है। अंग्रेजी जाति का उदाहरण दे करके वो कह रहे हैं कि वो अंग्रेजी जाति जो है विशाल है, लेकिन उच्चारण सही नहीं है, लिखते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं और अपनी उपनिवेशवादी वृत्ति को बढ़ा रहे हैं। छल कपट में मग्न रहते हैं। जब तक आप अपने सुखों और जो व्यर्थ के जो आपाधापी लगी हुई है उसमें अगर बढ़ते रहेंगे तो कभी भी भारत को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। हिंदी भाषा विकास के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रीय एकता इसके लिए ज़रूरी है।
अगर आप नया सूर्योदय उदय होना देखना चाहते हैं तो ईर्ष्या और द्वेष व शत्रुता की भावना को दबाना होगा और एकता के सूत्र में सभी को बंद करके ज्ञान अर्जन, अज्ञान रूपी अंधकार से ऊपर उठना होगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा कार्यरत होना होगा। सिर्फ बैठे बैठे ही या सोचने से कार्य नहीं चलेगा, इसके लिए आपको कार्य करने होंगे। खुद पढ़ना होगा, दूसरों को पढ़ाना होगा, इसकी संस्कृति और सभ्यता, इसके साहित्य को आगे सोशल मीडिया के द्वारा आगे बढ़ाना होगा। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता का सारांश, उसका प्रतिपाद्य, इसकी मुख्य व्याख्या आपको समझ आएगी। धन्यवाद।